नमस्कार साथियों, आपसे किए गए वादे के अनुसार मैं आज फिजिक्स ब्रह्मास्त्र की नेक्स्ट सीरीज का चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है तरंग यानी वेव्स। अगर आपने इस चैप्टर के हर कॉन्सेप्ट और हर फॉर्मूला को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया तो तरंग वाला चैप्टर आपके बहुत शानदार हो जाएगा। तो स्वागत है आपका एक बार इसे जय अकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। तो चालू करते हैं सबसे पहले तरंग वाला चैप्टर, जिसमें क्या क्या रहने वाले सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूलाज पूरा वन शॉट के फॉर्म में अपन जल्दी से जल्दी अपन इसको करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सबसे पहला इसमें आपके दो ही कॉन्सेप्ट दिए गए, जिसका पहला तो नाम है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत, और दूसरा है डॉपलर इफेक्ट। सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ना है और डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत? अध्यारोपण का मतलब होता है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं अध्यारोपण। अध्यारोपण। और अगर अपन इसमें बात किसकी कर रहे हैं? तरंगों की। तो तरंगों का अध्यारोपण का मतलब जब एक तरंग दूसरी तरंग के साथ क्या होती है? मिलती है। किस टाइप से मिलती है? किसी माध्यम में जब तरंगे एक ही समय पर किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु पर किसी भी समय का कुल विस्थापन उन सभी तरंगों के अलग अलग विस्थापनों का सदिश योग होता है। जैसे एक तरंग आ रही है किसी भी मीडियम में, उसके साथ मिली दूसरी तरंग जिसका विस्थापन मान लेते हैं y1, पहले वाले का y1, दूसरे वाले का मान लेते हैं अपन y2, y1 है, दूसरी का y2, तीसरी का y3। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? जब ये एक दूसरे में मिलेगी तो इन सब का एक रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा सारी वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के बराबर। y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन। कितनी जितनी भी तरंगे आपस में मिल रही है उनका क्या होगा? सदिश योग होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत। इसी बेस पर 3 से 4 फिनोमिना अध्यारोपण के आगे आते हैं। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले ये लाइन देख लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत सारी तरंगों पर लागू होता है, भले वो यांत्रिक तरंग हो, भले विद्युत चुंबकीय तरंग हो। यह सिद्धांत उस पर लागू नहीं होगा जिसका आयाम यानी एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो उस पर यह लागू नहीं होता। तो किस किस पे लागू होता है? सबसे पहला तरंगों का व्यतिकरण। यही आपके सिलेबस में है। क्या? तरंगों का व्यतिकरण। इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब क्या होता है? जब समान आकृति और लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम वाली तरंगे जब आपस में मिलती है, आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछा जाता है कि अध्यारोपण, अध्यारोपण में व्यतिकरण कब होता है? व्यतिकरण जब होता है जब समान आयाम, समान आयाम और समान आवृत्ति की तरंगे आपस में जब मिलती है तब क्या होता है? आपका व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस। सेम एम्पलीट्यूड और सेम फ्रीक्वेंसी की वेव। सेकंड कॉन्सेप्ट आता है आपका क्या? बीट्स। बीट्स क्या होता है? बीट्स का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। ये होता है आपका लगभग समान लेकिन अलग अलग आवृत्ति होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम, समान लेकिन लगभग अलग आवृत्ति वाली तरंगे होगी वो अध्यारोपित होगी तो क्या होगा? आपका बीट्स का निर्माण होगा। सिमिलरली स्टेशनरी वेव का निर्माण होना क्या कहलाता है? सुपरपोजिशन। स्टेशनरी वेव क्या होती है? समान तरंगों का विपरीत दिशा में अध्यारोपण। एक वेव इधर से आ रही है, एक वेव इधर से आ रही है, समान होनी चाहिए बट विपरीत दिशाओं में होनी चाहिए, तब क्या होगा? आपका स्थिर तरंगों का निर्माण। एक और होता है फॉर्मेशन ऑफ लिसाजू फिगर। ये अभी अपने सिलेबस में है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं। अध्यारोपण में ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि केवल पुनर्वितरित होती है। ऊर्जा तो हमेशा ही नष्ट नहीं होती। ऊर्जा को तो ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत था, क्या ऊर्जा को ना तो बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपन क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। अध्यारोपण केवल समान प्रकार की तरंगों में ही संभव है। समान प्रकार की तरंगे नहीं हुई तो अध्यारोपण नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या होता है? अब व्यतिकरण के भी दो भाग है। इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरफेरेंस पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं, परिभाषा। फिर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो संपोषी, एक विनाशी। संपोषी क्या होता है? विनाशी क्या होता है? कलांतर क्या होता है? इसका कलांतर क्या होता है? सारा सब कुछ, तीव्रता, आयाम, सब कुछ देखने वाला है। पहले बात करते हैं इंटरफेरेंस होता क्या।
अभी होता है जब समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही दिशा में माध्यम में चलती है, कौन, समान आवृत्ति वाली, तो उनके अध्यारोपण से कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता शून्य या कम प्राप्त होती है। इसको अपन, इस घटना को अपन क्या बोलते हैं, व्यतिकरण बोलते हैं। क्लियर। अब व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। व्यतिकरण दो प्रकार का कैसे, एक तो होता है आपका संपोषी यानी कंस्ट्रक्टिव, सेकंड इज दैट डिस्ट्रक्टिव। एक तो संपोषी और एक विनाशी। संपोषी नाम से ही पता चल रहा है, कुछ कुछ जुड़ेगा। डिस्ट्रक्टिव मतलब विनाशी, विनाशी मतलब एक दूसरे का विनाश करेंगे, और विनाश कब करेंगे, जब एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। संपोषी में क्या होगा, एक ऊपर जाएगा दूसरा भी ऊपर जाएगा, तो ऑल ओवर नेट कितना होगा, दोनों ज्यादा ऊपर जाएंगे। क्लियर। तो एक एक करके बात करते हैं, संपोषी क्या होता है, विनाशी क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बारे में। सबसे पहला कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, ऐसी तरह जो सेम फेज में होती है, एक ही फेज में होती है, जिनका फेज मतलब कला, कला जिनकी क्या हो, समान, फाई होता था ना, फाई, उसको बोलते हैं कला। जैसे y बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव, तो ये जो अपना था वो था अपना क्या, कला। क्लियर। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, मान लो ये y1 है, अगर y2 मानो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये फाइव वन प्लस फाइव टू, A1 A2 मानता हूं, तो कलांतर कितना होगा दोनों का, फाइव टू माइनस फाइव वन। इसको बोलते हैं अपन फेज, इसको बोलते हैं फेज। ये पूरी कला है, इंग्लिश में बोले तो फेज, फेज वन फेज टू, कलांतर मतलब फाइव टू माइनस फाइव वन। तो इसका फेज डिफरेंस कितना होगा, या तो जीरो या टू पाई या फोर पाई। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम होगा कुछ ऐसा। नेक्स्ट लाइन, अभी नेक्स्ट पीपीटी पे बनाते हैं। नेक्स्ट, इसका आयाम कितना होगा जब कौन सा व्यतिकरण हो, संपोषी। संपोषी में जो आयाम होगा वो होगा, हिंदी में लिख देता हूं, अधिकतम आयाम होगा, अधिकतम आयाम। अधिकतम आयाम कितना, ए, अगर इसको आप ए और बी मान रहे हो या A1 और A2 मान रहे हो, मान सकते हो। इसको मैं मान लेता हूं ए और बी, इसको मान लेते हैं अपन ए और बी। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, ए प्लस बी, किसके लिए, संपोषी के लिए। तीव्रता क्या होती है, पहली बात, आयाम के वर्ग के समानुपाती। जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। याद रखना, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। दोनों में अगर ज्यादा है तो इसमें रिजल्टेंट कितना है, इसमें रिजल्टेंट कितना है, ए प्लस बी। और अगर इसमें इंटेंसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जनरल फॉर्मूला कितना होगा एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड का जनरल फॉर्मूला होगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस फाइव। व्हाट इज फाइव, फेज, दोनों के दोनों वेव के बीच का फेज। मतलब तरंगे एक दूसरे को बढ़ाती है, या रोशनी ज्यादा होती है या आवाज ज्यादा होती है, यही ध्यान में रखना है। क्या कलांतर कितना होता है, इतना होता है। अधिकतम आयाम कितना होगा, दोनों का जोड़ना पड़ेगा। तीव्रता क्या होगी, आयाम के वर्ग के समानुपाती। अब विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण में होगा जब दो तरंगे अपोजिट फेज में होती है। अपोजिट फेज का मतलब या तो वो पाई में चले, थ्री पाई में चले, फाइव पाई में चले। पाई, थ्री पाई, फाइव पाई, मतलब अभी दोनों को एक साथ बनाने वाला हूं। तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, मिनिमम होता है। एक तो जा रहा ऊपर, एक जा रहा है नीचे। एक का कितना था एम्पलीट्यूड, ए साइन ओमेगा टी, दूसरे वाले का कितना था, बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, दोनों में से क्या होगा, घटाना पड़ेगा, ए माइनस बी। ध्यान में रखना, मिनिमम एम्पलीट्यूड मतलब निम्नतम आयाम, और जो तीव्रता होगी वो क्या होती है, आयाम के वर्ग के समानुपाती। डायरेक्ट सूत्र आता है, डायरेक्ट सूत्र पूछ लिया जाता है, आयाम, ये तीव्रता किसके बराबर है, किसके समानुपाती है वगैरह।
इंटेंसिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गई। मतलब तरंगे एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल करती है। एक जा रहा है ऊपर, एक जा रहा है नीचे, ऑल ओवर क्या होगा, अरे रिजल्टेंट वेव बनेगी। कैसे बनेगी, एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल। जैसे अपन बोलते हैं, या एक तो साउंड वेव होती है, एक लाइट वेव होती है। तो जब दोनों अपोजिट फेज में जाएगी तो एक दूसरे को क्या करती है, कैंसिल करती है। कैसे कैंसिल करती है अभी देखते हैं। एग्जाम्पल, जब एक ट्यूनिंग फॉक को कान के पास घुमाते हो तो कभी तो आवाज आती है ज्यादा, कभी आवाज आती है कम। जब आवाज ज्यादा आए तो उसको बोलते हैं संपोषी या निर्माणात्मक, और जब आवाज कम हो जाए तो विनाशी यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। याद करने की ट्रिक क्या करें, सेम फेज में हो तो, अरे जब दो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग यानी कंस्ट्रक्टिव यानी संपोषी। और एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, रिजल्टेंट कितना होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, विनाशी व्यतिकरण होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं अपन। ये टेस्ट सीरीज की बात बाद में करता हूं, एक डायग्राम से समझते हैं अपन। इसको हटाते पहले। एक वेव ये, दूसरी वेव ये। सेम कला में क्या हो रही है, जा रही है। इसका भी एक सिरा ऊपर, इसका भी सिरा ऊपर, ये भी जीरो से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। यहां पे, यहां पे सेम लग रही है, कौन सा होगा, संपोषी व्यतिकरण। नेक्स्ट विनाशी कब होगा, इसमें कलांतर कितना था सर, या तो 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई। याद रखना, 2n पाई। और बात करो विनाशी व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण क्या था, दूसरा बनाते हैं। ये देखो, अगर ये दो वेव इस टाइप से मिल रही है तो क्या होगा आपका संपोषी। विनाशी कब होगा, जब कलांतर कितना हो सर, कलांतर हो आपका पाई, 3 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। 5 पाई, 3 पाई कैसे सर, देखते हैं ढंग से। देखो, अगर ये वेव आपकी ये वाली, अगर इसमें तो संपोषी था, विनाशी कब होगा, ये ऐसे मिलती है, ये ऐसे मिलती है तो संपोषी। और अगर ऐसे मिलती तो क्या होता, विनाशी। मतलब एक का ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो क्या होता, विनाशी व्यतिकरण। फेज डिफरेंस कितना होता है, ऐसा कुछ होगा आपका। तो फेज डिफरेंस कितना, पाई, 3 पाई वगैरह। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज क्या हुई है, जे एकेडमी ने लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको मिलने वाले 50 टेस्ट मिलने वाले हैं। 50 टेस्ट, जिसमें आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेंगे उन टेस्ट सीरीज के। प्लस मिलने क्या क्या वाला है, एक तो आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेकंड चीज फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। चैप्टर वाइज 20 टेस्ट मिलेंगे और फुल लेंथ टेस्ट 30 मिलेंगे। और फिर से बता रहा हूं, एग्जाम से पहले अगर एग्जाम की तैयारी नहीं की तो वहां पे थोड़ा सा रिग्रेट होगा कि काश ये का ये पेपर इसी पैटर्न पे पहले दे दिया होता, टाइम मैनेजमेंट हो जाता, पता चलता कि एग्जाम का प्रेशर पहले घर पे ही ले ले, तब वो प्रेशर हैंडल हो जाता। कैसे सर, देखते हैं। मिलेगा कहां पे, जे एकेडमी के ऐप पे मिलेगा। जे एकेडमी की एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या कर दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। कितने में मिलने वाली है, मात्र 99, सिर्फ 9, फिर
₹99 में क्या मिलने वाली है? टेस्ट सीरीज। ज्यादा नहीं है, ओनली कितने में? 99 में। तो जल्दी से जाइए, अपनी तैयारी को क्या कीजिए? मजबूत कीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आते हैं किस पे? डॉपलर इफेक्ट पे। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? देखो, अपन रेलवे स्टेशन गए कभी, तो रेलवे स्टेशन जब अपने को ट्रेन में नहीं बैठना होता, कोई दूसरी ट्रेन आती है, अपने को जाना होता है मेड़ता, जयपुर की ट्रेन आ जाती है, जाना होता है कहीं और, चूरू जाना होता है, जैसलमेर वाली ट्रेन आ जाती है, बैठना तो जैसलमेर वाली में, चूरू वाली ट्रेन आ जाती है। तो जब चूरू वाली जब ट्रेन आती है, जब वो दूर होती है, तो अपने को थोड़ा साउंड बहुत कम सुने देता है। जैसे जैसे वो पास आती है, तो क्या होता है? साउंड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। जो बहुत नजदीक में आ जाती है तो फ्रीक्वेंसी और ज्यादा, फिर वापस दूर जाती है तो फ्रीक्वेंसी कम कम साउंड। इसी को इफेक्ट को क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट। मतलब स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण आवृत्ति में जो प्रत्यक्ष परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। कितने टाइप का होता है? क्या क्या गेस हो सकता है? पहला, इसमें होता है एक, मैं मान लेता हूं सोर्स, स्रोत, जहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा, एक ऑब्जर्वर, या दो तीन गेस हो सकते हैं, या तो ऑब्जर्वर भागे, ये रेस्ट पे रहे, या ये रेस्ट पे रहे, ये भागे, या दोनों ही भागे। पहला केस, स्रोत चल रहा है, प्रेक्षक स्थिर है, ये चल रहा है, ये रुका हुआ है। तो जब स्रोत प्रेक्षक की ओर आता है, तो आपने देखा होगा कि ट्रेन जब अपने पास आती है तो क्या होता है? आवृत्ति बढ़ती है, आवाज तेज सुनाई देती है ना, आवृत्ति बढ़ जाती है। दूसरा केस, जब स्रोत दूर जाता है तो ट्रेन आ गई, ट्रेन आपसे दूर जा रही है तो आवृत्ति घट जाती है। कॉन्सेप्ट है, अच्छे से याद कर लेना, एक ही फॉर्मूला दूंगा, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। देखना कैसे। नेक्स्ट केस, ऑब्जर्वर मूविंग, सोर्स एट रेस्ट, प्रेक्षक चल रहा है और स्रोत क्या है? स्थिर है। क्लियर? जैसे देखा होगा, अगर अपने बस्ती वगैरह में जागरण चल रहा होता है, कोई भी जमा वगैरह को चलता होता है, तो जब अपन उसके घर के पास से गुजरते हैं, तो जैसे 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 दूर जाते हैं तो अपने को आवाज उसकी कम सुनाई देती है, मतलब आवृत्ति उसकी जैसे जैसे दूर जाते हैं, स्रोत अपन है, दूर चले जाते हैं तो क्या होगी उसकी आवृत्ति? जब प्रेक्षक स्रोत की ओर जाता है, मान लो जहां जागरण हो रहा है वहां अपन जा रहे हैं तो आवृत्ति बढ़ती है, और जब घर से दूर चले जाते हैं जहां पर जागरण हो रहा है तो आवृत्ति घटती है। नेक्स्ट, सोर्स एंड ऑब्जर्वर बहुत मूविंग, दोनों ही चल रहे हैं सर, तो स्रोत और प्रेक्षक दोनों चल रहे हैं, तो यदि दोनों एक ही दिशा में हो, ध्वनि के साथ चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड के अनुसार फ्रीक्वेंसी बदलती है। रिलेटिव स्पीड के अनुसार कैसे बदलती है? एक फॉर्मूला देता हूं, देखना। एफ डैश, एफ डैश होगा जो आपको सुनाई देगी, मेरे को क्या पता कौन चल रहा है कौन घूम रहा है, ये तो सारे सब कंफ्यूजन वाले। एक फॉर्मूला, सारा सॉल्यूशन। V प्लस माइनस VO अपॉन V माइनस प्लस VS इंटू F। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, सोर्स किस वेलोसिटी से चल रहा है, ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से चल रहा है या रुका हुआ है, V प्लस माइनस है ना यहाँ पे। V क्या है? स्पीड ऑफ साउंड, कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट के यूज क्या है? पहला यूज, पुलिस इसका उपयोग तेज गति मापने में करती है। देखा होगा ना कि ट्रैफिक सिग्नल में तेज गति से कितने, कोई भी इंसान जा रहा है तो डॉपलर इफेक्ट इसमें काम आता है। हवाई अड्डों पर विमान को मार्गदर्शन देने में, हृदय की धड़कन और रक्त प्रवाह को मापने में, और खगोल विज्ञान में तारों ग्रहों की गति मापने में। मतलब पास आएगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, दूर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। नेक्स्ट, प्रिंस, एक लाइन में सारा कॉन्सेप्ट देखते हैं कैसे। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज एल्जेब्रिक सम, परिणामी जो विस्थापन होगा, अब किसकी बात करें? अध्यारोपण का सिद्धांत वापस रिवीजन कर रहे हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बोलता है? परिणामी जो विस्थापन होगा वो सभी विस्थापनों का योग होगा, मतलब y बराबर y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2, सबसे जरूरी फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट, सेम एज में है तो क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम संपोषी व्यतिकरण होगा, और आयाम क्या होगा? अधिकतम होगा। संपोषी और आयाम अधिकतम होगा आपका, अरे अधिकतम। नेक्स्ट, विनाशी कब होगा? अपोजिट फेज में होगा,
अपोजिट फेज मतलब पाई का डिफरेंस होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब आयाम कितना होगा, न्यूनतम। नेक्स्ट, अधिकतम आयाम कितना हो सकता है, a1 प्लस a2। अगर y बराबर a1 साइन ओमेगा टी है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, और y बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, तो अधिकतम आयाम कितना होगा, a1 प्लस a2, और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा, a1 माइनस a2। पाथ डिफरेंस कितना होता है, पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो तो ब्राइट फ्रिंज बनती है, और पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा बाई 2 हो तो डार्क फ्रिंज बनती है, और इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के वर्ग के समानुपाती होती है, अभी बताया। और आई मैक्सिमम कब होगी, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और मिनिमम कब होगी, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसके अंदर आपको मॉडल पेपर फ्री मिल रहा है। क्या क्या फ्री मिल रहा है, मॉडल पेपर, फॉर्मूला शीट, प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज क्वेश्चन, और भी बहुत कुछ, पूरी सारे लैब असिस्टेंट की जानकारी कहाँ मिल रही है, टेलीग्राम चैनल पर मिल रही है। और अगर आपको यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें, और नेक्स्ट सीरीज लानी है, क्या करना है, कैसे लानी है, अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर करें। और हमारी मेहनत और पूरे कंटेंट टीम की मेहनत अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।